Now today we will talk about powers of appellate court. First we need to refer to section 107. पहले देखते हैं कि वो क्या कहता है. वो आपको छोटी सी चीज बताएगा कि appellate court की क्या क्या शक्तियां हैं. What are the powers which the appellate court has. तो वो आपको बताएगा कि it has power to remand a case, it has power to try a case finally, it has power to frame issues and refer them for trial, and it has power to take additional evidence or require such evidence to be taken. ये उसकी मेन शक्तियां हैं. ठीक है, बट इट डजंट टेल यू मच, बहुत ज़्यादा नहीं बताता आपको, शॉर्ट में बता देता है पावर्स. जब आप ऑर्डर 41 के रूल्स पढ़ते हैं तो उन पावर्स पे थोड़ा एलैबोरेशन है. अब जैसे आपने रिमांड की पावर के बारे में पढ़ा 107 में, तो अब देखिए रिमांड से लेके कौन कौन से प्रोविजंस डील कर रहे हैं. ऑर्डर 41 का रूल 23, 23A एंड 26A. ठीक है, ऐसे ही आपको ऑर्डर 41 में पावर्स के बारे में थोड़ा एलैबोरेशन मिलता है. तो पहले हम देखते हैं पावर टू रिमांड के बारे में क्या कहा है. रूल 23 ऑफ ऑर्डर 41 says where the court from whose decree an appeal is preferred has disposed of the suit upon a preliminary point and the decree is reversed in appeal, the appellate court may, if it thinks fit, by order remand the case and may further direct what issue or issues shall be tried in a case so remanded and shall send a copy of its judgment and order to the court from whose decree the appeal is preferred, which directions to readmit the suit under its original number in the register of civil suits and proceed to determine the suit, and the evidence, if any, recorded during the original trial shall, subject to all just exceptions, be evidence during the trial after remand. अब जो रूल 23 है ये तभी अप्लाई करेगा जब लोअर कोर्ट ने कोई केस डिस्पोज ऑफ कर दिया है ऑन द प्रिलिमिनरी पॉइंट. नाउ व्हाट इज अ प्रिलिमिनरी पॉइंट? सी, अ पॉइंट कैन बी सेड टू बी अ प्रिलिमिनरी पॉइंट if it is such that the decision thereon in a particular way is sufficient to dispose of the whole suit without the necessity for the decision on the other points of the case. Now imagine कि लोअर कोर्ट में रेस जुडिकाटा का पॉइंट उठता है कि द सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा और बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन और इट मे बी बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2. ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको कन्फाइन मत कर लीजिएगा एग्जांपल तक. प्रिलिमिनरी पॉइंट मे बी ऑफ फैक्ट और ऑफ लॉ और अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, इनमें से कोई भी हो सकता है. तो वापस इलस्ट्रेशन पे आते हैं. मान लीजिए लोअर कोर्ट ने कह दिया कि योर सूट, द प्लेंटिव सूट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा. ठीक है, अब प्लेंटिव का सूट डिसमिस हो गया. अब प्लेंटिव जब अपील पे जाता है अपैलेट कोर्ट के पास, तो अपैलेट कोर्ट पहले क्या करेगा? पहले वो डिक्री रिवर्स करेगा और रूल 23 में उसके बाद वो रिमांड पे केस वापस भेज सकता है. क्यों यहां पे रूल 23 क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि यहां पे प्रिलिमिनरी पॉइंट पे डिस्पोजल हुआ है. ठीक है, आप जानते हैं कि आपने ऑर्डर 14 में पढ़ा है कि कोर्ट चाहे तो प्रिलिमिनरी इश्यूज पहले बना सकता है ना, ऑफ टिल दैट पर्पस पोस्टपोन द सेटलमेंट ऑफ अदर इश्यूज. तो अगर मान लीजिए प्रिलिमिनरी पॉइंट पे ही लोअर कोर्ट ने सूट डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो मैटर जब अपैलेट कोर्ट के पास जाएगा और अपैलेट कोर्ट को लगता है कि नहीं ये प्रिलिमिनरी पॉइंट गलत डिसाइड हुआ है, मान लीजिए लोअर कोर्ट ने कहा रेस जुडिकाटा से सूट बार्ड है, अपैलेट कोर्ट कहता है कि रेस जुडिकाटा से सूट नहीं बार्ड है, इट इज नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, आपने लीगल एप्लीकेशन गलत की है. तो ऐसी सिचुएशन में इट विल रिवर्स द डिक्री और उसके बाद रिमांड द केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट और साथ ही साथ ये डायरेक्ट कर सकता है कि क्या इश्यूज केस में ट्राई होने चाहिए. ठीक है, along with the other things that are mentioned under order 41 रूल 23. इसमें फोकस और अंडरस्टैंडिंग वाली बात इतनी सी ये है कि ये कब अप्लाई करता है. ये तब अप्लाई करेगा जब लोअर कोर्ट ने सूट किसी प्रिलिमिनरी पॉइंट पे डिस्पोज ऑफ किया है और अपैलेट कोर्ट ने डिक्री रिवर्स कर दी है. ठीक है, ये दोनों कंडीशन को एग्जिस्ट करनी चाहिए. रूल 23 के एप्लीकेशन के लिए सूट मस्ट हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ ऑन अ प्रिलिमिनरी पॉइंट फर्स्ट. सेकंड इज डिक्री शुड बी रिवर्स्ड बाय द अपैलेट कोर्ट. डिक्री को रिवर्स करना जरूरी है, अदरवाइज ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ रिमांड कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अंडर ऑर्डर 41 रूल 23. ठीक है, प्रिलिमिनरी पॉइंट्स
को लेके ध्यान रखिएगा कि इसमें इश्यूज ऑफ लॉ भी हो सकता है. प्रिलिमिनरी पॉइंट कैन बी एन इशू ऑफ लॉ, कैन बी मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, और कैन बी प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. एक प्योर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए प्लेंट में जो एलिगेशंस हैं उसको लेके प्लेंटिव कंटेस्ट नहीं कर रहा है, बट रादर he is arguing on a matters not mentioned in the plaint. So in this situation, the trial court may dispose of the suit on this preliminary point. This would be a preliminary point of fact. ये factual nature का होगा, ये law का point नहीं है. लेकिन लॉ वाले पॉइंट कैसे होंगे, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट वाले पॉइंट कैसे होंगे, जैसे कि आपका हो गया इज द सूट बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, या द सूट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन. लॉ ऑफ लिमिटेशन प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, ठीक है, वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट भी हो सकता है और प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. तो बस ध्यान रखिएगा, यू डू नॉट कन्फाइन द प्रिलिमिनरी पॉइंट्स टू जस्ट इश्यूज ऑफ लॉ ओनली और द इश्यूज ऑफ जुरिसडिक्शन ओनली. ये इश्यूज ऑफ फैक्ट भी अपने एम्बिट में ले सकता है, ठीक है, इतना समझ लीजिएगा. दैट इज इट, दैट इज एनफ फॉर यू. फिर आ जाते हैं रूल 23A पे, रिमांड इन अदर केसेस. इट सेज वेयर द कोर्ट फ्रॉम whose decree an appeal is preferred has disposed of the case otherwise than on preliminary point, मतलब preliminary point के अलावा dispose of किया है, and the decree is reversed in appeal and retrial is considered necessary, the appellate court shall have the same powers as it has under rule 23. अब ये जो रूल 23A है ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, 1976 की अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है. इसने अपीलेट कोर्ट को एक एक्स्ट्रा पावर ग्रांट की है रिमांड के पर्पस के लिए कि प्रिलिमिनरी पॉइंट्स के अलावा भी जो अपीलेट कोर्ट है केस को रिमांड कर सकता है, प्रोवाइडेड इट हैज रिवर्स द डिक्री ऑन एन अपील. ठीक है, अपील सुनने के दौरान इट हैज रिवर्स द डिक्री, देन इट कैन रिमांड द केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट इफ इट कंसिडर्स दैट रीट्रायल इज नेसेसरी. ये पहले पावर अवेलेबल नहीं थी अपीलेट कोर्ट के पास. अपीलेट कोर्ट पहले क्या कर सकता था कि वो सिर्फ रूल 23 के एम्बिट में ही वो पावर एक्सरसाइज कर सकता था रिमांड की, पर रूल 23A ने यही पावर बाकी सारे मैटर्स में भी अप्लाई कर दी है जो प्रिलिमिनरी पॉइंट से नहीं डील करते. ठीक है, अगर सूट अब ऐसे में प्रिलिमिनरी पॉइंट्स के अलावा भी डिसाइड हुआ है और डिक्रीज रिवर्स्ड इन दी अपील और अपीलेट कोर्ट को लगता है कि नहीं इस केस में रीट्रायल होना चाहिए, फिर से इस केस में पूरा ट्रायल फिर से होना चाहिए, तो वो केस फिर से रिमांड कर सकता है. ठीक है, दिस इज अ न्यू पावर दैट इज वेस्टेड ऑन दी दैट इज वेस्टेड विद द अपीलेट कोर्ट. रूल 25 देखिए, वो कहता है कि वेयर द कोर्ट फ्रॉम whose decree the appeal is preferred has omitted to frame or try any issue or determine any question of fact which appears to the appellate court essential to the right decision of the suit upon the merits, the appellate court may, if necessary, frame issues and refer the same for trial to the court from whose decree the appeal is preferred, and in such a case direct such court to take additional evidence required. And such court shall proceed to try such issues and shall return the evidence to the appellate court together with its findings thereon and reasons thereof within such time as may be fixed by the appellate court or extended by it from time to time. अब ये जो प्रोविजन है और इसके बाद वाला जो प्रोविजन है रूल 26, ये दोनों पावर टू फ्रेम इश्यूज से रिलेट करते हैं. इनकी एप्लीकेबिलिटी कब होती है? इनकी एप्लीकेबिलिटी तब होती है जब मैटर अपीलेट कोर्ट के पास है और अपीलेट कोर्ट को लगता है कि कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो बहुत एसेंशियल है टू डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज एंड टू डिटरमाइन द सूट अपॉन मेरिट्स, वो लोअर कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है. तो ऐसी सिचुएशन में अपीलेट कोर्ट इश्यूज फ्रेम करेगा एंड रेफर द सेम टू ट्रायल टू द लोअर कोर्ट कि उस पे एविडेंस कलेक्ट करिए, उसको ट्राई करिए और उसके बाद रिटर्न द एविडेंस and whatever the findings that has been obtained on those issues with the appellate court framed and send it back to the appellate court. फिर से बता दूं कि रूल 25 कब अप्लाई हो रहा है. ये रिमांड नहीं है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट अ रिमांड. रिमांड इज डिफरेंट. मैं भी आपको बताऊंगा कि इफेक्ट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. रूल 25 और 26 में सेक्शन 107 के क्लॉज सी का आपको थोड़ा एलैबोरेशन मिलता है. ये पावर टू फ्रेम इश्यूज है
and the power to refer them for trial, वो है. This is not a power of remand. ये remand की शक्ति नहीं है. This is power to frame issues and refer them for trial. यहां पे लेजिस्लेचर बता रहा है कि जब मैटर अपेलेट कोर्ट के पास जाता है, ठीक है, और अपेलेट कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट ने कोई फैक्ट इन इशू को फ्रेम नहीं किया है या ट्राई नहीं किया है, और अपेलेट कोर्ट को लगता है दैट डिटर्मिनेशन ऑन दैट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑन दैट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज नेसेसरी to dispose of the suit on merits, the appellate court may, if it feels necessary, frame that issue which was omitted by the trial court and send it to trial court to collect evidence, to try that issue and return the findings, evidence back to the appellate court. ठीक है. अब रूल 26 क्या कहता है? वो कहता है such evidence and findings shall form part of the record in the suit and either party may within time to be fixed by the appellate court present a memorandum of objections to any findings. Sub rule 2 of rule 26 says after the expiration of the period so fixed for presenting such memorandum the appellate court shall proceed to determine the appeal. अब पहली एक चीज समझिए रिमांड का इफेक्ट क्या होता है. मैं आपको डिफरेंस पे थोड़ा बताऊंगा, पर पहले ये जानिए कि रिमांड का इफेक्ट क्या होता है. देखिए, जब अपेलेट कोर्ट रिमांड की शक्तियां एक्सरसाइज कर रहा होता है तो वो ट्रायल कोर्ट या लोअर कोर्ट की जो डिक्री होती है उसको पहले रिवर्स करता है. उस रिवर्सल का इफेक्ट क्या होगा? रिवर्सल का इफेक्ट ये होगा दैट इट विल नलिफाई एनी और ऑल द ऑर्डर्स दैट हैज बीन पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड द एंटायर केस इज टू बी रीट्राइड बाय द सेम लोअर कोर्ट. ठीक है. फिर उसके बाद पूरा का पूरा जो केस है दैट हैज टू बी ट्राइड बाय द सेम लोअर कोर्ट. वहां पे अपेलेट कोर्ट पहला काम क्या करेगा? इट विल रिवर्स द डिक्री. डिक्री को क्या करेगा? इट विल रिवर्स इट. तो एक चीज ये भी याद रखिए कि जो ऑर्डर ऑफ रिमांड है ये एक अपीलेबल ऑर्डर है. ठीक है. व्हाट इज इट? इट्स एन अपीलेबल ऑर्डर. इसका प्राइमरी इफेक्ट ये होता है कि एन ऑर्डर ऑफ रिमांड रिवर्सेस द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट एंड रीओपन्स द केस फॉर रीट्रायल बाय द लोअर कोर्ट. ठीक है. ये मेन इसका इफेक्ट होता है. बस एक छोटी सी चीज का ये ध्यान रखिएगा कि व्हेन appellate court remands a case setting aside the findings of the lower court, only those findings can be said to have been set aside and not all the findings recorded by the trial court. मान लीजिए 4 फाइंडिंग है, 4 में से 3 सेट असाइड कर दिया appellate court ने और केस रीट्रायल के लिए वापस लोअर कोर्ट को भेज दिया. तो ऐसी सिचुएशन में जो चौथी फाइंडिंग थी जिसको appellate कोर्ट ने कुछ भी नहीं किया वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है. 3 फाइंडिंग्स को उसने सेट असाइड किया, वो तो नलिफाई हो गई, लेकिन जो चौथी फाइंडिंग जो लोअर कोर्ट ने डिसाइड की थी, अगर अपेलेट कोर्ट ने उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं पाया और उसको रिवर्स नहीं किया, देन इन लॉ इट विल स्टिल एग्जिस्ट. तो एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा. लेकिन बेसिक बात पे आता हूं. बेसिक बात ये है कि जब पावर ऑफ रिमांड एक्सरसाइज होती है तो लोअर कोर्ट का डिसीजन रिवर्स होता है और उसके बाद वो केस वापस भेजा जाता है लोअर कोर्ट को कि लोअर कोर्ट के पास वो केस वापस आएगा और उसके बाद लोअर कोर्ट उसे रीट्राई करेगा. ठीक है. अब रूल 23 और 23A में जब पावर एक्सरसाइज करता है appellate कोर्ट, दैट इज पावर ऑफ रिमांड, तो ये अपीलेबल ऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है. बट पावर विच इज एक्सरसाइज्ड अंडर रूल 25, दैट इज पावर टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, दैट इज नॉट एन अपीलेबल ऑर्डर. यह अपीलेबल ऑर्डर नहीं है, इसको इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर माना जाता है. ठीक है. इसमें जो फाइल है वो अभी भी अपेलेट कोर्ट के पास है. अपेलेट कोर्ट क्या कह रहा है लोअर कोर्ट से? वो कह रहा है कि ये इशू नहीं फ्रेम किया था आपने जो बड़ा जरूरी है डिसीजन ऑन मेरिट्स के लिए, और वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से रिलेट करता है. तो वो क्या करता है, उस इशू के ट्रायल के लिए वो मैटर भेज देता है लोअर कोर्ट के पास. फाइल अपने पास रखता है, लेकिन लोअर कोर्ट को कहता है कि भाई ये इशू आपने ट्राई नहीं किया था, जरा इसको ट्राई करिए और इस पे जो भी एविडेंस और फाइंडिंग्स आती हैं वो मुझे सेंड करिए. तो वापस जो एविडेंस और फाइंडिंग्स आती हैं दे विल गो बैक टू द appellate court आफ्टर द लोअर कोर्ट हैज डन व्हाट द appellate court has asked, that is taking evidence on those issues, trying the issues and recording its finding thereon. तो दोनों में बड़ा substantial difference है.
यहाँ पे रीट्रायल नहीं हो रहा है, देयर इज नॉट अ रीट्रायल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फाइल अभी भी अपीलेट कोर्ट के पास है, अपीलेट कोर्ट कह रहा है कि ये मैटर आपसे रह गया था डिसाइड करना, इसको डिसाइड करिए, ये बिकॉज इट इज एसेंशियल टू डिसाइड द सूट्स ऑन मेरिट्स, दैट इज व्हाई you decide this question of fact, you decide this issue and send the finding with evidence back to me। ठीक है, तो इसका डिस्टिंक्शन नोट डाउन करिए। फर्स्ट इज while after remand under rule 23 or 23A the whole case goes back for the decision to the lower court except on the point which the appellate court has reversed the finding of the lower court, under rule 25 the case is retained in the file of the appellate court and only issues are remitted to the lower court for trial and findings thereon. Second difference is an order of remand under rule 2323A is a final order which cannot be reconsidered by the court which passed it except on review, while an order under rule 25 is an interlocutory order which is open to be reconsidered by the court which has passed it. Third point of distinction is whereas an order under rule 2323A is appealable, an order under rule 25 is not appealable. Rule 26A is not that important but you need to read it once। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए मैं कंसेप्चुअल पॉइंट्स पे ज़्यादा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज वी नीड टू फिनिश सीपीसी फास्ट, लेकिन आपको पूरी सीपीसी एक बार पढ़नी है। ठीक है, तो नाउ आई एम कमिंग टू सेक्शन कह रहा हूँ रूल 27 ऑफ ऑर्डर 41 which talks about production of additional evidence in appellate court। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कंसेप्चुअल पॉइंट, इस पे मेंस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा। It says the parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence whether oral or documentary in the appellate court, but if a the court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or the party seeking to produce additional evidence establishes that notwithstanding the exercise of due diligence, mark due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after exercise of due diligence, be produced by him at the time when the decree appealed against was passed, or the appellate court requires any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment, or for any other substantial cause, the appellate court may allow such evidence or document to be produced or witness to be examined. Sub rule 2 reads, where additional evidence is allowed to be produced by the appellate court, the court shall record the reasons for its admission। ठीक है, अब आपको एक चीज बताता हूं, एज अ जनरल रूल the appellate court should not admit additional evidence for the purpose of disposal of an appeal, and the parties are not entitled to produce additional evidence whether oral or documentary in the appellate court. That is the general rule. CPC, however, under Rule 27 empowers an appellate court to take additional evidence subject to certain conditions. The power is discretionary and must be exercised on sound judicial principles and in interest of justice. Additional evidence does not mean evidence over and above the evidence led by the party in lower court. The basic principles for admission of additional evidence are: first, the party seeking the admission of additional evidence should be able to establish that such additional evidence could not have been adduced at the first instance with best efforts. Secondly, the party affected by the admission of additional evidence should have an opportunity to rebut it. Thirdly, additional evidence must be relevant for the determination of issue. This is very important. Now, for entertaining an application for the production of additional evidence in an appeal, any one or more of the following conditions have to be fulfilled. First is, the court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to have been admitted, or the party seeking to produce additional evidence established that notwithstanding exercise of due diligence, such evidence was not within his knowledge or could not, after exercise of due diligence, be produced by him at the time when the decree appealed against
was passed, or third, the appellate court required any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment for any other substantial cause. अब हम एक एक करके थोड़ा elaboration करते हैं. थोड़ा elaboration करना होगा. पहला आपने ग्राउंड देखा कि जो लोअर कोर्ट है उसने क्या किया, wrongfully has refused to admit evidence which ought to have been admitted. तो मान लीजिए मैं जज हूं, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है which is necessary for disposal of the suits on merits. Let us suppose मैं arbitrarily आपका जो एविडेंस है कंसिडर नहीं करता, मैं कहता हूं नो आई विल नॉट अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ दैट एविडेंस. ठीक है, आई बार द प्रोडक्शन ऑफ दैट एविडेंस, आई वोंट अलाउ इट, और मैं उसको रिकॉर्ड पे लेता ही नहीं हूं. सो व्हाट आई हैव डन, I have improperly refused to admit evidence which ought to have been admitted. है ना? तो मान लीजिए केस आपके खिलाफ डिसाइड हुआ, आप गए अपील पे. जब आप अपील पे जाएंगे तो यू कैन टेक दिस ग्राउंड कि मेरे पास एक अच्छा एविडेंस था, जो ऑनरेबल जज जो लोअर कोर्ट में बैठते हैं उन्होंने वो एविडेंस रिकॉर्ड पे लेने से ही मना कर दिया. तो अपीलेट कोर्ट ये देखेगा कि मेरे पास क्या ग्राउंड था जिस वजह से मैंने वो एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं लिया. ठीक है, आई इम्प्रॉपरली रिफ्यूज टू एडमिट दैट एविडेंस व्हिच ऑट टू हैव बीन एडमिटेड. किस ग्राउंड पे मैंने ऐसा किया? जब अपीलेट कोर्ट देखेगा कि मेरे पास कोई भी जस्टिफाइबल या लॉफुल ग्राउंड नहीं था, तो ऐसे केस में वो आपको अलाउ कर देगा अंडर ऑर्डर 41 रूल 27 टू लीड एडिशनल एविडेंस. ठीक है, ये एक नैरो ग्राउंड ऑफ एविडेंस है क्योंकि जनरल रूल का एक्सेप्शन है. जनरल रूल ये होता है कि अपीलेट कोर्ट में आप दोबारा एविडेंस नहीं ला सकते, दैट इज द जनरल रूल. लेकिन एक्सेप्शंस इसलिए कार्व्ड हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में कभी कभी नेसेसरी हो जाता है टू लीड एडिशनल एविडेंसेस. ठीक है, तो ये एक पहला ग्राउंड था. अब सेकेंड ग्राउंड की बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस विच यू कुडंट प्रोड्यूस इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस. मान लीजिए कि आप बहुत एक्टिव थे अपने केस के लिए, आपने डिलीजेंटली अपना केस लड़ा, लेकिन एक बड़ा खास एविडेंस था जो आपको विद द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस भी मिल नहीं पाया. ठीक है, मान लीजिए केस आपके खिलाफ डिसाइड होता है. अब आप अपीलेट कोर्ट के पास जाते हैं. अपीलेट कोर्ट में जब अपीलेट प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं उस टाइम पे आपको वो एविडेंस मिल जाता है which is essential for the just decision of the case, and you know if you produce that evidence then you will surely win the case. ठीक है, अब ऐसे में आपको अपीलेट कोर्ट को ये दिखाना पड़ेगा कि आपने ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की थी. ठीक है, ड्यू डिलिजेंस कैसी एक्सरसाइज करनी है? वैसी ही जैसे अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस. ठीक है, नेग्लिजेंस ड्यू डिलिजेंस नहीं होती है, यहां पे नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए. यहां पे ये है कि यू आर एक्टिव, यू आर प्रॉम्प्ट, यू आर ऑनेस्ट एंड योर क्लेम इज बोनाफाइड. यू आर बोनाफाइडली presenting a case, and in spite of exercise of your due diligence you could not produce that evidence before the lower court. appellate proceedings के दौरान ही वो evidence आपको मिलता है. ठीक है, let us suppose आपको पता ही नहीं था, आपके पास कोई भी means नहीं थे उस वक्त कि आपको पता चल सकता, लेकिन appellate court की proceeding में somebody informs you कि okay that witness has come or that document has been discovered which is very essential for your case. तो आप अपीलेट कोर्ट को ये दिखाएंगे कि देखिए मैंने ड्यू डिलिजेंस के साथ लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स की थी, और इन स्पाइट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ दैट ड्यू डिलिजेंस आई कुडंट हैव प्रोड्यूस दैट एविडेंस. मैं प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता था वो एविडेंस एट दैट टाइम. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा अपीलेट कोर्ट? इट विल अलाउ यू टू प्रोड्यूस दैट एविडेंस बिफोर इट, प्रोवाइडेड यू हैड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस. वो ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो ड्यू डिलिजेंस के बाद भी आप नहीं ला सकते थे. वहां पे आपको ये नहीं दिखना चाहिए कि यू वर नेग्लिजेंट, क्योंकि देखिए ऑपोजिट पार्टी को भी हियरिंग का मौका मिलेगा. तो उसके पास अगर ये ग्राउंड होगा कि ना कि दिस पार्टी विच इज सेइंग कि इनके पास डिस्कवरी है न्यू एविडेंस की, ही वाज थॉरली नेग्लिजेंट इन द लोअर कोर्ट, ये पहले भी ला सकते थे. तो ये अगर ग्राउंड्स प्रूव हो गए तो आपको इस क्लॉज में अलाउ नहीं किया जाएगा एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए. तो ड्यू डिलिजेंस वाली बात प्रूव होना बहुत जरूरी है. ठीक है, जो सेकंड ग्राउंड है रूल 27 में वो यही है कि या तो आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वो एविडेंस आपकी नॉलेज में ना हो, जब नॉलेज में नहीं होगा तो आप लाएंगे कैसे, या आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस यू कुडंट प्रोड्यूस इट. ठीक है, कि आपको पता तो है ये एविडेंस है पर आपने सारे एफर्ट लगा दिए पर वो एविडेंस आपको मिल नहीं पा रहा है, लेकिन हो सकता है अपीलेट प्रोसीडिंग के टाइम आते आते आपको मिल जाए.
तब आप इस क्लॉज में अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड योर ड्यू डिलिजेंस इज प्रूव। ठीक है, तो यहां पे ड्यू डिलिजेंस कीवर्ड है, और ड्यू डिलिजेंस और नेग्लिजेंस आर एंटेनम्स टू ईच अदर। अगर आपका कंडक्ट नेग्लिजेंट था तो आप इस क्लॉज में फिर एविडेंस नहीं ला पाएंगे। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि दिस प्रोविजन इज नॉट confined to cases where the parties has adduced some evidence. It is not just confined to that कि सिर्फ ऐसे ग्राउंड के लिए वो नहीं बना है कि इस ग्राउंड में आप तभी एविडेंस ला सकते हैं कि व्हेन इन द लोअर कोर्ट यू हैव प्रोड्यूस सम एविडेंस। आप इस ग्राउंड में एविडेंस अपेलेट कोर्ट के सामने तब भी ला सकते हैं जब आपने लोअर कोर्ट के सामने कोई भी एविडेंस ना दिया हो। ठीक है, ऑल दैट रूल 27 रिक्वायर्स in this clause is that your due diligence should be proved। तो अगर मान लीजिए ऑपोजिट पार्टी ये ऑब्जेक्शन लेती है कि लोअर कोर्ट में तो इन्होंने कोई एविडेंस दिया ही नहीं, नो एविडेंस वाज गिवन बाय यू इन द लोअर कोर्ट, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर कोई वो क्या कहते हैं बार नहीं लगेगा कि दैट यू कैन नॉट लीड एविडेंस अंडर दिस क्लॉज बिकॉज यू प्रोड्यूस्ड एब्सोल्युटली जीरो एविडेंस इन द लोअर कोर्ट। नहीं, ये सारे कंसिडरेशंस नहीं होते। कंसिडरेशंस बस इतने होंगे कि ड्यू डिलिजेंस आपकी थी या नहीं थी। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, द प्रोविजन हाउएवर इज नॉट कन्फाइंड टू cases where the parties have adduced some evidence in the lower court. Even if the party has not adduced any evidence before the trial court, additional evidence can be permitted by the appellate court if the conditions laid down under clause AA of rule 27 sub rule 1 of order 41 are satisfied। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइनल ग्राउंड पे जो रूल 27 में है, वो है दी अपेलेट कोर्ट रिक्वायर्ड एनी डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड और एनी विटनेस टू बी एग्जामिन्ड टू इनेबल इट टू प्रोनाउंस जजमेंट और फॉर एनी अदर सब्सटेंशियल कॉज। ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इस पे लोकस क्लासिकस है महावीर सिंह वर्सेस नरेश चंद्र, डिसाइडेड ऑन 8 नवंबर 2000। इट वाज डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ये थर्ड ग्राउंड है इस पे काफी इलैबोरेट किया। ठीक है, इनफैक्ट इसमें सबसे अच्छे से पोजीशन ऑफ लॉ लेड डाउन की गई थी। सुप्रीम कोर्ट सेड इन द थर्ड circumstance the appellate court may require any document to be produced or any witness to be examined to enable it to pronounce judgment or for any other substantial cause. The expression to enable it to pronounce judgment has been subject of several decisions including Sayyid Abdul Khadir versus Rami Reddy, wherein it was held that when the appellate court finds itself unable to pronounce judgment owing to a lacuna or defect in the evidence as it stands, it may admit additional evidence. The ability to pronounce a judgment is to be understood as ability to pronounce a judgment satisfactorily to the mind of the court delivering it. It is only a lacuna in the evidence that will empower the court to admit additional evidence. But a mere difficulty in coming to a decision is not sufficient for admission of evidence under this rule. The words or for any other substantial cause must be read with the word requires, which is set out at the commencement of the provision, so that it is only where for any other substantial cause the appellate court requires additional evidence that this rule would apply, as noticed by Privy Council in case of G. Sur versus GIP Railway. It is under these circumstances such power could be exercised. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ लॉ जो आपको ध्यान रखना है ये लास्ट ग्राउंड पे। ठीक है, इसमें प्राइमरली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पावर तभी एक्सरसाइज हो सकती है जब अपेलेट कोर्ट को लगता है कि एविडेंस में जो उसके सामने है रिकॉर्ड पे इसमें कोई लैक्यूना या डिफेक्ट है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वो एडिशनल एविडेंस एडमिट कर सकता है अगर उसे ऐसा करना सही लगता है तो। और ये पावर तभी एक्सरसाइज करता है अपेलेट कोर्ट जब वो कंसिडर करता है कि इन इट्स ऑनेस्ट ओपिनियन इट रिक्वायर्स एडिशनल एविडेंस बिकॉज देयर इज अ लैक्यूना इन एविडेंस एंड एडमिशन ऑफ एडिशनल एविडेंस वुड बी नेसेसरी फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। इसको आपको कंफ्यूज इस बात से नहीं करना है कि देयर इज अ मेयर डिफिकल्टी इन कमिंग टू अ डिसीजन। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का ये प्राइमरीली कहना है कि एविडेंस अगर ऐसा है कि अपीलेट कोर्ट को ये लगता है कि इस पूरे एविडेंस को कंसिडर करने के बाद इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट, ठीक है, डिफिकल्टी है, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई लैक्यूना या डिफेक्ट नहीं है, बस डिफिकल्ट है बिकॉज एविडेंस इज टू मच या टू लेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नहीं टू लेस तो लैक्यूना की सिचुएशन में चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन समझिए कि एविडेंस इज ऑफ सच नेचर दैट इट इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये इज नॉट द पॉइंट टू एक्सरसाइज पावर अंडर रूल 27 लास्ट ग्राउंड, दैट इज क्लॉज सी की पावर। आप उसमें नहीं एक्सरसाइज कर सकते इस तरीके से कि अपीलेट कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे एविडेंस, इस एविडेंस पे डिसीजन देना काफ़ी डिफिकल्ट होगा तो हम ये पावर एक्सरसाइज कर लेते हैं। नो, आप इसकी पावर तभी एक्सरसाइज करेंगे जब अपीलेट कोर्ट को लगता है कि मैं जजमेंट प्रोनाउंस ही नहीं कर सकता, ठीक है, मैं जजमेंट प्रोनाउंस ही नहीं कर सकता क्योंकि जो एविडेंस जो रिकॉर्ड पे है इसमें डिफेक्ट है या देयर इज अ सिवियर लैक्यूना इन इट, ठीक है, देन यू एक्सरसाइज दिस पावर। तो ये जो केस है ना, ये आपको कोट करना होगा, महावीर सिंह वर्सेस नरेश चंद्र। इट इज अ लोकस क्लासिकस ऑन दिस पॉइंट एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। Always remember that this rule is not intended to allow a litigant who has been unsuccessful in the lower court to patch up the weak parts of his case and fill in the gaps. The expression to enable it to pronounce judgment means when the appellate court finds itself unable to pronounce judgment owing to a lacuna or defect in evidence as it stands. The ability to pronounce judgment is to be understood as the ability to pronounce judgment satisfactorily to the mind of the court delivering it, मतलब appellate court, ठीक है। The provisions of Rule 27 have not been engrafted in CPC to patch up weak points by the party in the case and fill up the omissions in the Court of Appeal. It does not authorize the appellate court to let in fresh evidence only for the purpose of pronouncing a judgment in particular way, ठीक है। ये भी नहीं अलाउड है कि मान लीजिए appellate court, let us suppose कि I am thinking कि जो प्रेजेंट केस है एज इट स्टैंड्स, इसमें जो अग्रीव्ड पार्टी है जो मेरे सामने अपील पे आई है उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, उससे कहता हूँ ये वाला एविडेंस ले आओ, देन इट वुड बी सफिशिएंट फॉर मी टू रूल इन योर फेवर, ठीक है। मैं यहाँ पे करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट दैट वेयर आई पर्सनली वांट टू रूल अ जजमेंट इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है, मुझे एक पर्टिकुलर वे में जजमेंट कास्ट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं रूल 27 की पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकता। रूल 27 की पावर जो है ये तब नहीं एक्सरसाइज होती है वेयर आई वांट टू let in fresh evidence only for the purpose of pronouncing a judgment in a particular way, or where you, the litigant who has been unsuccessful in the lower court, want to patch up the weak part of his case and fill in the gaps. It is only when there is a lacuna and defect in the evidence as it stands that no satisfactory judgment can be passed on the basis of evidence on record that the power under rule 27 can be exercised on the third ground, ठीक है, जो third ground उसमें mentioned है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक और बात का ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ रीजंस इज मैंडेटरी, कि अगर आप ने लेट अस सपोज इफ यू आर द appellate court and you have allowed additional evidence, you mandatorily have to record reasons। आपको वैसे हर जुडिशियल ऑर्डर पे रीजन जरूर रिकॉर्ड करने होते हैं, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। अब मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस या जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस्ड अंडर रूल 30 और 28 29 वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बेयर एट की रीडिंग आप सीधे पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्चुअल पॉइंट पे आते हैं जो रूल 33 में है, दैट इज पावर ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। दिस रूल सेज, रूल 33 सेज that the appellate court shall have the power to pass any decree and make any order which ought to have been passed or made, and to pass or make such further or other decree or order as the case may require, and this power may be exercised by the court notwithstanding that the appeal is as to part only of the decree and may be exercised in favor of all or any of the respondents
or parties, although such respondents or parties may not have filed any appeal or objection, and may, where there have been decrees in cross suits or where two or more decrees have been passed in one suit, be exercised in respect of all or any of the decrees, though appeal may not have been filed against such decree, provided that the appellate court shall not make any order under section 35A in pursuance of any objection on which the court from whose decree the appeal is preferred has omitted or refused to make such order. Illustration: A claims a sum of money as due to him from X or Y, and in the suit against both obtains a decree against X. X appeals and A and Y are respondents. The appellate court decides in favor of X. It has power to pass a decree against Y. ये illustration दिया हुआ है, ठीक है. ये आई थिंक लास्ट कंसेप्चुअल पॉइंट है ऑर्डर 41 का. अब पहले जरा बहुत बेसिक बात करते हैं. सी द लैंग्वेज ऑफ रूल 33 फर्स्ट ऑफ ऑल इज वेरी वाइड, पर दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 33. फर्स्ट इज parties before the lower court must also be there before the appellate court. ठीक है, तो जो लोअर कोर्ट में पार्टीज थी वो appellate कोर्ट में भी होनी चाहिए. और दूसरा, the question raised must have properly arisen out of the judgment of the lower court. ये दो conditions बहुत necessary हैं for the applicability of rule 33. Now, the object of rule 33 is to enable the appellate court to do full and complete justice between the parties. Secondly, you must also notice that the power of appellate court under this rule is discretionary, but it is the proper exercise of the judicial discretion to determine all the questions in order to render full justice to the parties. देखिए, जब भी किसी भी कोर्ट के ऊपर कोई डिस्क्रेशन वेस्ट होता है तो कैप्रिशियस डिस्क्रेशन नहीं होता है. इट इज अ जुडिशियल डिस्क्रेशन. जब हम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं द जज हैज डिस्क्रेशन इन दैट मैटर, तो उसका मनमाना पना नहीं होता, वो एक जुडिशियल डिस्क्रेशन होता है. ठीक है, तो ये रूल किस लिए इंटेंडेड है? टू डू फुल एंड कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज. और जहां पे भी कोर्ट को लगता है कि इट हैज टू डू सब्सटैंशियल जस्टिस बिटवीन द पार्टीज, इट कैन एक्सरसाइज दिस पावर अंडर रूल 33. ध्यान रखिएगा, द प्रोविजन ऑफ रूल 33 इज the power of the appellate court to grant relief to the parties to a suit who has not appealed or filed cross objections. ये उसके लिए है. तभी यहाँ पे क्या illustration आपको दिया है? A claims a sum of money as due to him from X or Y, and in a suit against both obtains a decree against X. X appeal करता है and A and Y are respondents. The appellate court decides in favor of X. It has power to pass a decree against Y. अब याद रखिएगा, एक ही रेस्ट्रेंट है रूल 33 पे, जो दो कंडीशंस अभी मैंने बताई, और उसमें से जो सबसे बड़ी रेस्ट्रेंट है वो यही है कि द पार्टीज शुड बी सेम बिफोर द appellate कोर्ट एज दे वर बिफोर द लोअर कोर्ट. तो ये कंडीशन भी ध्यान रखिएगा. मैंने जो आपको दो कंडीशंस दी हैं, दोनों को एग्जिस्ट करनी चाहिए. सबसे बड़ी कंडीशन इसमें यही है कि जो पार्टीज हैं लोअर कोर्ट में वही अपैलेट कोर्ट में भी होनी चाहिए. और सेकंड कंडीशन ये, द क्वेश्चन रेज्ड मस्ट हैव बीन प्रॉपर्ली अरिजन आउट ऑफ द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट. तो अगर पार्टी सेम नहीं है लोअर कोर्ट और अपैलेट कोर्ट के सामने, तो रूल 33 की पावर तब एक्सरसाइज नहीं हो सकती. अब बहुत ही बेसिक सेंस में बताता हूं कि रूल 33 आपसे क्या कह रहा है. ये बेसिकली अपैलेट कोर्ट को एम्पावर कर रहा है to make whatever order as it thinks fit in order to do full and complete justice between the parties, not only as between the appellant and the respondent, but also between one respondent and another respondent. तो एक co-respondents के बीच भी ये power exercise कर सकता है. It empowers an appellate court not only to give or refuse relief to the appellant by allowing or dismissing the appeal, but also give such other relief to any other respondent as the case may require. अब मैं इस पे जरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको बताता हूं. इस पे लीडिंग जजमेंट है आपका चौधरी साहू वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर एग्जामिनिंग द प्रोविजन सेड दैट दिस रूल इज वाइडली एक्सप्रेस्ड एंड इट मस्ट बी अप्लाइड विद ग्रेट कॉशन.
The object of this rule is to empower appellate court to do complete justice between the parties. Under this rule, the court has the power to make a proper decree, notwithstanding that the appeal is as to part only of the decree, and such power may be exercised in favor of all or any of the parties, even though they may not have filed an appeal or cross objection. ठीक है, फोकस ऑन दिस पार्ट. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का लोकस क्लासिकस मेंशन किया, दैट इज निर्मला बलाई घोष वर्सेस बलाई चंद घोष. उसको कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द रूल इज अनडाउटेडली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स व्हिच आर वाइड, बट इट हैज टू बी अप्लाइड विद डिस्क्रेशन and to cases where interference in favor of the appellant necessitates interference also with the decree, which has by acceptance or acquiescence become final, so as to enable the court to adjust the rights of the parties. Where in an appeal the court reaches a conclusion which is inconsistent with the opinion of the court appealed from, and in adjusting the right claimed by the appellant, it is necessary to grant relief to a person who has not appealed, the power conferred by Order 41 Rule 33 may be properly invoked. The rule, however, does not confer an unrestricted right to reopen decrees which have become final merely because the appellate court does not agree with the opinion of the court appealed from. ठीक है? Supreme Court then continues and observes that when a party allows a decree of the court of first instance to become final by not appealing against the decree, it would not be open to another party to the litigation whose rights are otherwise not affected by the decree to invoke the powers of the appellate court under Order 41 Rule 33 to pass a decree in favor of the party not appealing, so as to give latter a benefit which he has not claimed. Order 41 Rule 33 is primarily intended to confer power on the appellate court to do justice by granting relief to the party who has not appealed, when refusing to do so would result in making inconsistent, contradictory or unworkable orders. I reiterate again this line. Order 41 Rule 33 is primarily intended to confer power on the appellate court to do justice by granting relief to a party who has not appealed, when refusing to do so would result in making inconsistent, contradictory or unworkable orders. Supreme Court continues and then says, the expression which ought to have been passed means what ought in law to have been passed. If the appellate court is of the view that any decree which ought in law to have been passed was in fact not passed by the subordinate court, it may pass or make such further or other decree or order as the justice of the case may require. The object of this rule is to avoid contradictory and inconsistent decisions on the same questions in the same suit, as the power under this rule is in derogation of the general principle that a party cannot avoid a decree against him without filing an appeal or cross objection. It must be exercised with care and caution. The rule does not confer an unrestricted right to reopen decrees which have become final merely because the appellate court does not agree with the opinion of the court appealed from. ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोट करना जरूरी है यहाँ पे. Then Supreme Court continues and says, ordinarily the power conferred by this rule will be confined to those cases where the result of interference in favor of the appellant is rendered necessary in order to adjust the right of the parties according to justice, equity and good conscience. While exercising the power under this rule, the court should not lose sight of other provisions of the court itself, nor the provisions of other laws like law of limitation or the law of court fees, etc. etc. तो बेसिकली एक चीज आपको समझनी चाहिए, जो लास्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जो लास्ट लाइन में बताया कि आप इस रूल में पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेरी गुड. Where you see there are grounds to exercise this power, you do exercise this power as an appellate court. But इसका मतलब ये भी नहीं है कि you just ignore law of limitation, you just ignore other provisions of CPC like Order 2 Rule 2, like res judicata, etc. etc. You mustn't ignore the law of court fees, several other laws. तो basically the power is undoubtedly wide, बहुत wide power है. लेकिन at the same time this power is not to be exercised in derogation of law. ठीक है? This power is not to be exercised in derogation of law, but to do substantial justice between the parties.
जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक्सप्रेशन विच ऑट टू हैव बीन पास्ड का मतलब है व्हाट ऑट इन लॉ टू हैव बीन पास्ड, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरली पावर्स ऑफ अपेलेट कोर्ट हो गया। अब कुछ ड्यूटीज ऑफ अपेलेट कोर्ट का ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पहली ड्यूटी ऑफ अपेलेट कोर्ट होती है वो ये है दैट अपेलेट कोर्ट हैज अ ड्यूटी टू डिसाइड द केस फाइनली। It is the duty of the appellate court to decide an appeal in accordance with law after considering the whole evidence on record. ठीक है? So the judgment of the appellate court must clearly show that it has applied its judicial mind on the evidence as whole. Secondly, it is duty of the appellate court to not to interfere with the decree for technical errors. ये आपको ड्यूटी मिलेगी सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी में। सेक्शन 99 ऑफ सीपीसी आपसे क्या कहता है कि किसी भी एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी which doesn't affect merits of the case or the jurisdiction of the court shall not be ground for the reversal of the decree or shall not be ground for having the decree substantially varied or be remanded। ये आपको पता है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें you have to read with that, ये जो powers of remand है, reversal है, substantially varying है, etc etc, ये सारी चीज़ें यू हैव टू रीड विद सेक्शन 99। सेक्शन 99 की ओमनी प्रेजेंस का ध्यान रखिएगा। ये ड्यूटी होती है अपेलेट कोर्ट की कि टेक्निकल एरर्स जो मेरिट्स ऑफ द केस या जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट को अफेक्ट नहीं करते हैं, उन ग्राउंड पे अपेलेट कोर्ट इंटरफेरेंस ना करे। तीसरी ड्यूटी होती है अपेलेट कोर्ट की ड्यूटी टू रीअप्रिशिएट एविडेंस। इसका यह मतलब होता है कि अपील इज लाइक अ री हियरिंग ऑन द मैटर, ठीक है। तो अपेलेट कोर्ट क्या करता है, इट रीअप्रिशिएट्स द एंटायर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, बी इट ओरल और डॉक्यूमेंट्री, एंड देन इट कैन अराइव एट इट्स ओन कंक्लूजन। याद रखिएगा, अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट। हाउएवर, अपेलेट कोर्ट को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि ट्रायल कोर्ट के पास एक एडवांटेज होती है जो अपेलेट कोर्ट के पास नहीं होती। क्या है वो एडवांटेज? ट्रायल कोर्ट हैज एन एडवांटेज ऑफ लुकिंग एट द डिमीनर ऑफ विटनेस which the appellate court does not have an advantage, ठीक है। appellate court does not have this advantage that he can look at the demeanor of the witness while the trial court can। ट्रायल कोर्ट खुद ही देखता है कि विटनेस का डिमीनर क्या है, वो क्या चीज कैसे कह रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, एटसेट्रा। appellate court cannot do so। so in that matter, that when it is appreciating oral evidence, appellate court must give due deference to the trial court, ठीक है। That is not to say that the appellate court cannot come to its own conclusion and reappreciate the oral evidence as well. It can. It very well may can. But it must keep in mind that the trial court had an advantage which the appellate court did not have. That is the advantage of looking at the demeanor of the witness. ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने विटनेस का डिमीनर देखा है, appellate court ने नहीं देखा। So in that situation, the appellate court, whenever it is considering the oral evidence, whenever it's appreciating the oral evidence, it must keep this fact in mind and provide due deference to the trial court, ठीक है। ये बस एक चीज ध्यान में रखने वाली है। So this power of reappreciating evidence has to be properly exercised with due care and circumspection, ठीक है। अब ये जो डिमीनर वाली जो मैंने पॉइंट बोला, ये और भी ज्यादा फोर्स से तब अप्लाई करता है when a finding of fact has been arrived at by the trial court mainly by appreciating the oral evidence। तो ऐसी सिचुएशन में appellate court should not normally interfere with the finding of the trial court unless the appellate court finds that the approach of the trial court for the appraisal of evidence is materially erroneous, contrary to well established principles of appreciating of evidence, और इस परवर्स का मतलब लॉ में ये होता है कि जो एविडेंस दिया गया है उससे ठीक उल्टा कंक्लूजन बनाना। ड्यूटी टू रीअप्रिशिएट एविडेंस में एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि जो अपेलेट कोर्ट है उसे नॉर्मली इन बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर रिवर्सिंग अ फाइंडिंग ऑफ फैक्ट रिकॉर्डेड बाय अ ट्रायल कोर्ट। फर्स्ट इज दैट इट अप्लाई इट्स माइंड टू द रीजंस गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट। It has applied its mind to the reasons given by the trial court. Secondly, it had no advantage of seeing and hearing the witness. And thirdly, it should record cogent and convincing reasons for disagreement with the trial court, ठीक है। ये तीन requisites बहुत जरूरी हैं। All right.
फाइनल ड्यूटी क्या है उसकी ट्रायल कोर्ट की? इट इज द ड्यूटी टू रिकॉर्ड रीजंस. एपेलेट कोर्ट को रीजंस रिकॉर्ड करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं. ठीक है. एपेलेट कोर्ट हैज अ पावर टू डिसमिस अपील समरली. Such power should be exercised sparingly and in exceptional cases, and that too after recording reasons. ठीक है. Summarily dismiss भी कर रहा है तब भी reasons record करके ही dismiss करेगा. This point is not only confined to an ordinary appellate court, but if the appellate court happens to be the high court, it is also the duty of the high court to record reasons or to record a speaking order when dismissing an appeal in lamine. ये बात का ध्यान रखिएगा. अगर सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि आपकी डिसमिसल का कोई रीजन नहीं है और आपने एक शब्द लिख दिया डिसमिस्ड, देन द सुप्रीम कोर्ट will have no other way but to interfere with your decision. If you are the high court judge, तो उन्हें interfere करना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, because you have not recorded any reasons. सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि भाई आपने क्यों डिसमिस किया है, ऐसे में it will set aside your order and remand the case back to you. And usually it has directions that decide the case in accordance with law. If you have to dismiss it with a speaking order. तो reasons लिखने होंगे. Speaking order का मतलब होता है an order which speaks for itself. और कब वो order speaks for itself? It speaks for itself when there are reasons in the orders कि why a particular order has been given. अब इन main duties के अलावा भी दूसरी duties होती हैं, but they are not relevant for the purpose of your examination. And frankly speaking, अगर उस पर elaboration किया then it will get quite confusing for you. अभी क्योंकि अपील को आपको बेसिक लेवल पे समझना है तो आपको इन ड्यूटीज से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इन ड्यूटीज से ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो बाकी चीज़ें हैं वो टेक्निकल लेवल में फॉल करती हैं. फिर जैसे कि टू गिव यू एन एग्जांपल, appellate court cannot grant a stay against execution of the decree if the appeal is time barred, है ना. and normally it should not grant a stay against a money decree. पर क्या ये एब्सोल्यूट रूल्स है? नहीं, ये जनरल रूल्स है. इनके एक्सेप्शंस होते हैं. ठीक है. दे आर ऑलवेज एन एक्सेप्शन टू अ जनरल रूल. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम नाउ बिकॉज इट विल कंफ्यूज यू. ये इनका कंफ्यूजन का एक इफेक्ट होता है. अनलेस आप सीपीसी का बेसिक अच्छे से समझ गए तब आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपने सीपीसी का बेसिक ढंग से समझा नहीं है एंड देन यू ट्राई टू ब्लाइंडली मेमोराइज अदर ड्यूटीज ऑल्सो जो अपीलेट कोर्ट के ऊपर इम्पोज्ड होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक कंफ्यूजन का एरर रहता है और एक ब्लंडर का रिस्क रहता है. हाँ, एक ड्यूटी आप ज़रूर लिख सकते हैं एक्स्ट्रा में. वो ये है कि व्हेन एन अपील इज़ हर्ड बाय द बेंच ऑफ 2 और मोर जजेस, ये ऐसा हाई कोर्ट में ही होगा, then it must be decided in accordance with the opinion of majority. तो majority के opinion के हिसाब से decide होनी चाहिए. That is the other duty of the appellate court. ठीक है. Similarly एक extra duty आप ये लिख सकते हैं, इसमें confusion नहीं होगा इसलिए duties बता रहा हूँ, कि an appellate court has to accept the statement of fact as to what transacted at the hearing or was recorded in the judgment of the court below as true, final and conclusive. अगर लिटिगेंट को लगता है कि ये जो फैक्ट और स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ ये प्रॉपर नहीं है तो अपीलेट कोर्ट में नहीं कंप्लेन करेगा. वो उसी कोर्ट के पास जाएगा जिसने वो फैक्ट रिकॉर्ड किया है. ठीक है. क्योंकि अपीलेट कोर्ट जो भी रिकॉर्ड लोअर कोर्ट से आ रहा है वो उसको ट्रू मानता है, फाइनल मानता है और जनरली कंक्लूसिव मानता है. ठीक है. ये आप बताने के लिए कह सकते हैं, लेकिन प्राइमरली इससे अदर ड्यूटीज पे ज़्यादा एलैबोरेट मत करिएगा. आप प्राइमरली जो इससे पहले की मैंने ड्यूटीज बताई वो मेन है, उन्हीं पे फोकस करिएगा. ठीक है. इसके साथ ही आपका पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट का टॉपिक खत्म हो गया है. ठीक है. तो अब आपके कौन से टॉपिक बचते हैं? अब आपका सेकंड अपील बचता है. ठीक है. सेकंड अपील खत्म करवा देंगे कल. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर पे थोड़ा एलैबोरेशन कर दूंगा मैं, जिससे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर. उसके बाद रिव्यू, रेफरेंस और रिवीजन. ठीक है. ये जब हो जाएगा तब हम सीधे आ जाएंगे एग्जीक्यूशन पे. ऑलराइट. तो आज के लिए इतना ही. आई विल सी यू टुमारो.